हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। अगर आपको जुडिशरी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो लास्ट क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था वो टॉपिक था प्राइवेट डिफेंस। इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक है, दैट इज चैप्टर 4 अबेटमेंट। तो सबसे पहला प्री का क्वेश्चन यही बनता है कि चैप्टर 4 में क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो अबेटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है एंड अटेम्प्ट है। तो एक प्री का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं सेक्शन 45 क्या बताता है। सेक्शन 45 आपका अबेटमेंट का डेफिनेशन नहीं देता है कि अबेटमेंट क्या है, कैसे है, अबेटमेंट कैसे कैसे किया जाता है, ये सेक्शन 45 बताता है। मतलब किस तरीके से आप एक पर्सन को अबेट कर सकते हैं, ये सेक्शन 45 बताता है। ठीक, सो अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। कोई व्यक्ति अबेटमेंट कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो बताता है। हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट मतलब भड़काना। अगर कोई व्यक्ति किसी को भड़का रहा है कि आप जाके ये एक्ट करो, ये ऑफेंस करो, तो ये क्या होगा, ये भी अबेटमेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए बी को कहता है कि ठीक है तुम जाओ सी का मर्डर कर दो। ये क्या हो गया, ये इंस्टिगेट कर रहा है, ए बी को भड़का रहा है कि जाओ तुम सी का मर्डर कर दो। तो यहाँ पे बी तो लाइबल होगा, ये लोग होगा मर्डर के लिए, यहाँ पे ए भी लाइबल होगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक और, ए क्या काम करता है, बी को चाकू देता है, कहता है जाओ इसी चाकू से तुम सी की हत्या कर दो। बी जाता है सी की हत्या कर देता है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, बी तो लाइबल होगा, ए भी लाइबल होगा। ए क्या कर रहा है, ये इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेट मतलब वो भड़का रहा है कि तुम जाओ, बी जाए सी को मार दे। ठीक है, मान के चलिए इसमें एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है जो कि एग्जाम में आता है। ए है और ये बी है, ये क्या है, ये पेड़ है, पेड़ के पीछे एक सी नाम का बंदा छुपा हुआ है। ठीक है, ए जानता है कि पेड़ के पीछे सी है, लेकिन बी ये बात नहीं जानता है पेड़ के पीछे सी, उसको लगता है कोई जंगली जानवर है। ए का क्या होता है, इल विल होता है, बैड इंटेंशन होता है टुवर्ड सी, क्योंकि ए सी को मारना चाहता है। तो ए क्या काम करता है, बी को भड़काता है कि बी पेड़ के पीछे कोई शेर है या फिर कोई भी जानवर है, आप गोली चला दो। और बी ए के कहने पे बी फायर कर देता है और सी की डेथ हो जाती है। बी को नहीं पता रहता कि पेड़ के पीछे सी है, बी को लगता है कोई जंगली जानवर है या फिर कोई शेर वगैरह है, लेकिन ए को पता होता है कि पेड़ के पीछे सी है। इसमें क्या होगा, बी तो लाइबल नहीं होगा, लेकिन ए जो होगा, ए मर्डर के लिए पूरी तरीके से लाइबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। किसी भी इंसान को भड़काना कि जाओ उसको मार के आओ, मोटिवेट करना कि जाओ उसको मार के आओ, ऐसे सिचुएशन में भी आप अबेटमेंट में आओगे। ठीक, अब आ जाइए सब क्लॉज बी क्या कहता है। बी कहता है इंगेज विथ वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी। अगर आप दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलके किसी कॉन्स्पिरेसी करते हो कोई ऑफेंस करने के लिए, तब भी आप अबेटमेंट में आओगे। For doing of that thing if an act or illegal omission take place in the pursuance of that conspiracy। और उस कॉन्स्पिरेसी की वजह से कोई एक्ट हो जा रहा है या फिर इलीगल ओमिशन हो जा रहा है, यहाँ पे एक्ट होना ज़रूरी है। एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है, तो अगर आप किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ अगर कोई एक्ट हो रहा है या फिर इलीगल ओमिशन हो रहा है, तब भी आप अबेटमेंट के लिए लाइबल होगे। जो तीसरा बताता है इंटेंशनली एड। इंटेंशनली एड का मतलब होता है किसी की मदद करना। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो कोई ऑफेंस करने में, तब भी आप अबेटमेंट के लिए लाइबल होगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए एक सर्वेंट है, ए क्या है, एक सर्वेंट है। ये ए अपने मास्टर के घर में, जो इसका मालिक है, वहां पे काम करता है। ए क्या काम करता है, सी फॉर चोर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सी फॉर चोर मान लेते हैं। ठीक, ए सी से कहता है मैं रात में गेट खुला छोड़ दूंगा और तुम आना चोरी कर लेना। और रात में जब सी जाता है चोरी करने के लिए तो ए गेट खुला छोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है, ए क्या होता है, सी की मदद करता है ताकि सी और अच्छे से चोरी कर सके, इसलिए उसको कोई पकड़ ना सके। इसलिए क्या होता है, ए रात में गेट खुला छोड़ देता है और सी जाके चोरी कर लेता है। इसमें ए क्या कर रहा है, इंटेंशनली एड कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है कि नहीं ठीक है तुम आना, मैं गेट खोल दूंगा, तुम चोरी कर लेना। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसकी मदद कर रहा है, तो इसलिए ए भी लाइबल होगा। ठीक है, ए किसके लिए लाइबल होगा, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट के लिए लाइबल होगा। सी तो लाइबल होगा ही थेफ्ट के लिए, ए की भी उतनी ही लाइबिलिटी होगी जितनी सी की होगी।
ठीक है। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है इसमें, मान लीजिए ए है और बी है और ये सी है, ठीक है। ए कहता है, ए एक डंडा देता है, ए एक डंडा बी को देता है और कहता है बी तुम जाओ सी को मार के आओ, ठीक है। बी जाता है सी को मारने लगता है। इसमें क्या होता है, ए जो डंडा दे रहा है ये क्या होता है, ये उसकी मदद कर रहा है कि नहीं ठीक है लो तुम हथियार लो, जाओ उसको निपटा के आओ। तो ये जो हथियार देना होता है इसको क्या कहते हैं, इंटेंशनली एड। आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी की भागने में मदद कर रहे हो, कहीं रॉबरी में, डकैती में कहीं मदद कर रहे हो, कहीं चोरी करने में आप मदद करो, किसी भी तरीके से आप किसी भी ऑफेंस के लिए आप मदद कर रहे हो, तो आप थर्ड क्लॉज दैट इज इंटेंशनली एड में आप आ जाओगे और आप भी लायबल होगे अबेटमेंट के लिए, ठीक है। पहला क्लॉज क्या बताता है, इंस्टिगेट करना बताता है कि मान लो आप किसी को बहका रहे हो, कि किसी को बहला रहे हो, किसी को फुसला रहे हो कि अरे, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एक एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, ए जो है और बी है और सी है, ठीक है। सी कोई स्टेटमेंट बी के लिए दे देता है कि मान के चलिए ये बोल देता है कि बी बहुत बड़ा मूर्ख इंसान है, ठीक। सी क्या कहता है, बी बहुत बड़ा मूर्ख इंसान है। ए ये बात सुन लेता है, ए के सामने कहता है, अब ए जाता है बी को भड़काते कि अरे तुमको सी ने तो मूर्ख इंसान का है, अगर मुझे कहा होता तो मैं तो उसको जान से मार देता, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह दिया, अगर मेरे को ऐसा कहा होता तो मैं तो सी को उड़ा ही देता। अब इसमें क्या, ए क्या काम कर रहा है, बी को भड़का ही तो रहा है, बी को भड़का रहा है कि सी ने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोला, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगर मेरे बारे में अगर सी ने बोला होता मैं तो उसको उड़ा देता। तो इस काम में ये जो ए कर रहा है ये इंस्टिगेट कर रहा है बी को, और बी जाता है क्या काम करता है, सी को मार देता है। भाई बी ए के बहकावे में आके सी को मार देता है, तो बी तो लायबल होगा लेकिन ए भी लायबल होगा। ए ये नहीं कह सकते अरे मैंने तो सिर्फ कहा ही था, बी तो गया मारा, मैंने तो कोई एक्ट ही नहीं किया, ए ये नहीं कह सकता। ए भी उतना ही लायबल होगा जितना बी लायबल होगा, ठीक है। अब इसका एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, मान लीजिए ए है और बी है, सी है, ठीक। ए क्या काम करता है, बी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ सी को मारने, ए बी से कहता है मैं जा रहा हूँ सी को मारने, और बी क्या कहता है जाओ जो तुम्हारी मर्जी करे तुम वो करो, हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बी लायबल होगा अबेटमेंट के लिए, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में बी लायबल नहीं होगा अबेटमेंट के लिए, क्योंकि ना वो उसको भड़का रहा है, उस बी का तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि जाओ तुम्हारा जो मर्जी है तुम वो करो, मेरे से कोई मतलब नहीं। तो बी क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ना तो वो इंस्टिगेट कर रहा है ए को, ना तो वो उनकी कॉन्स्पिरेसी में ऐड ऑन है, और ना ही वो ए की मदद कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बी अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ए अगर ए ऑफेंस करता है, ए सी को मार भी देता है, तब भी बी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से कोई भी अबेटमेंट नहीं किया है, ठीक। अब मान के चलिए एक हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस प्री में आते हैं और मेंस में भी आते हैं। मान के चलिए एक सिचुएशन है, ए है, ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। बी क्या काम करता है, बिना ए से कोई डिस्कशन किए, बिना ए से पूछे पाछे बी सी को मारने लगता है। ए वहीं पे सिर्फ खड़ा रहता है, सिर्फ प्रेजेंस में रहता है और कोई उसकी एक्टिविटी नहीं रहती है। तो क्या यहाँ पे ए लायबल होगा, क्या यहाँ पे ए की जिम्मेदारी वैसी ही रहेगी, क्या ए यहाँ पे अबेटमेंट के लिए लायबल होगा? तो द आंसर इज नो, क्योंकि मेयर प्रेजेंस, सिर्फ खड़े रहने से ए की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, ए लायबल नहीं होगा अबेटमेंट के लिए, ठीक। अब बी चाहे उसको मार रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, वो अपना बी का है, वो जो ऑफेंस करेगा बी उसके लिए लायबल होगा, लेकिन सिर्फ ए के खड़े रहने से ए अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक। सो सेक्शन 45 बताता है टाइप्स ऑफ अबेटमेंट, कि हम लोग किस किस टाइप से अबेटमेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन नहीं बताता है, इट ओनली प्रोवाइड्स द टाइप ऑफ अबेटमेंट, कि हम लोग किसी को इंस्टिगेट करते हैं, किसी को उकसाते हैं, तब भी वो अबेटमेंट में आता है। अगर हम लोग कहीं कॉन्स्पिरेसी करते हैं और उस कॉन्स्पिरेसी के बिहाफ में कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन हो जा रहा है, तब भी अबेटमेंट में आता है। या फिर आप किसी की मदद कर रहे हो, अगर आप कोई ऑफेंस करने में किसी की मदद कर रहे हो, तब भी अबेटमेंट में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं जा रही हूँ किसी को मारने के लिए, अगर मुझे कोई डंडा दे दिया तो जो बंदा मुझे डंडा दे रहा है वो भी लायबल होगा, ठीक है। या फिर मैं जा रही हूँ कहीं चोरी करने के लिए और मेरी कोई मदद कर रहा है, कोई दरवाज़ा खोल दे रहा है, तो वो भी लायबल होगा, ठीक है। तो ये अब आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है अ पर्सन हु बाय विलफुली मिसरिप्रेजेंटेड or by willfully concealment of any material fact which he is bounded to disclose
voluntarily cause or procure or attempt to cause procure a thing to be done is said to be instigate of doing that thing। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक, अ पर्सन, ठीक, जो जानबूझ के कोई चीज़ मिसरिप्रेजेंटेट करता है, कोई गलत बात बताता है। जैसे कि ए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक, वो आ रहा है बी को अरेस्ट करने, ठीक है। अब वो क्या करता है, रास्ते में सी से मिलता है। ए सी से पूछता है कि जो बी बंदा है वो कहाँ पे मिलेगा, तो सी क्या काम करता है, ए जो पुलिस ऑफिसर है इसको डी के पास भेज देता है। कहता है नहीं, आप एक काम करो, आप बी यहाँ नहीं मिलेगा, बी ये डी जो है यही बी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे जो सी है वो गलत बात बता रहा है, पुलिस ऑफिसर को भड़का रहा है और भटका भी रहा है क्या, अरे बी नहीं है, बी को आप मत पकड़िए, ये जिस बंदे को आप खोज रहे हैं वो बंदा डी है, जबकि उसको असली में बी को पकड़ना था। लेकिन जब वो सी से पूछता है तो वो गलत पता बता के डी के पास भेज देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। या फिर विलफुल कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, कोई मटेरियल फैक्ट है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको छुपा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज और वॉलंटरली कॉज और प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू कॉज प्रोक्योर थिंग टू बी डिस्क्लोज, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर सी से पूछ रहा है तो उसकी ड्यूटी होती है कि नहीं ठीक है, जो ऑफिसर पूछे उसको सही बात बता दो, ठीक। अगर वो नहीं कर रहा है, अगर वो डी के पास भेज रहा है और बी को बचा रहा है अरेस्ट होने में, तो ऐसे सिचुएशन में जो सी का ऑफेंस आएगा वो इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू, इंस्टिगेट में आएगा, ठीक। इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है। आप उसको बहला रहे हो, फुसला रहे हो, आप मदद कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में आप इंस्टिगेट में आ जाओगे, ठीक। चलिए अब एक हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। इवन सेक्शन 45 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इससे बहुत लीडिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए अ पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय द वारंट फ्रॉम अ कोर्ट टू अप्रहेंड जेड, ठीक है। ए क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास वारंट है कि आप जाओ जेड को पकड़ के लेके आओ, ठीक। बी नोइंग, बी को पता है कि द फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड, बी को पता है कि जिसको पुलिस ऑफिसर पकड़ रहा है वो सी है, लेकिन वो जेड नहीं है, कि पुलिस ऑफिसर को किसको पकड़ना था, जेड को पकड़ना था, लेकिन वो पकड़ किसको रहा है, गलती से सी को पकड़ रहा है। लेकिन ये बात बी को पता है कि जिसको पुलिस ऑफिसर पकड़ रहा है वो जेड नहीं है, वो दूसरा इंसान है, वो सी है, वो जेड नहीं है, इसको नहीं पकड़ना है, लेकिन विलफुली रिप्रेजेंट कर देता है टू ए। लेकिन जो बी इंसान है वो जानबूझ के ए को कहता है, पुलिस ऑफिसर कहता है कि सी इज जेड, कि हाँ आप जिसको पकड़ रहे हो, सी इंसान को पकड़ रहे हो वही जेड है, ठीक है। एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉज ए टू अप्रहेंड सी, और सी को पकड़ ले जाती है पुलिस। तो यहाँ पे क्या होगा, बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द अप्रहेंशन ऑफ सी। तो यहाँ पे जो बी की लाइबिलिटी है वो अबेटमेंट पे आता है, किसमें अबेटमेंट में आता है, इंस्टिगेशन में आता है, ठीक है ना। वो इंस्टिगेट कर रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, आप गलत इंसान को नहीं पकड़ रहे हो, आप जिसको पकड़ रहे हो वही है, सही इंसान को आप पकड़ के लेके जा रहे हो, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो इंस्टिगेट कर रहा है। अब आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है whoever either prior to or at the time of commission of an act, ठीक, does anything in order to facilitate the commission of that and thereby facilitate the commission thereof is said to do that is said to aid the doing of that thing, ठीक। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। whoever, कोई भी व्यक्ति, ठीक, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे नॉन सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, कोई भी व्यक्ति, whoever either prior to मतलब ऑफेंस करने से पहले, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, या फिर ऑफेंस करने के टाइम, चाहे वो ऑफेंस करने के पहले करे, चाहे वो ऑफेंस करने के बाद करे, ठीक है, या फिर ऑफेंस करने के टाइम पे करे, डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एक्ट, उसकी मदद करता है, वो ऑफेंस करने में उसकी मदद करता है, एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन, और मदद करता है तो जिससे उसका काम आसान हो जाता है। तो ऐसे मामले में आप क्या कहोगे, वो एड कर रहा है, वो इसकी मदद कर रहा है, वो थर्ड इसमें आएगा, इंटेंशनली एड्स बाय द एक्ट और इलीगल ओमिशन, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइदर प्रायर टू, एक हम लोग सर्वेंट वाला एग्जाम्पल लिए थे कि मान लीजिए ए एक सर्वेंट है, ठीक है, वो ये बी के घर में, ठीक है, बी के घर में नौकरी करता है, बी उसका मालिक है, ठीक। तो ए क्या काम करता है, ये सी फॉर चोर, जो ये सी है, सी फॉर चोर हो गया, ठीक है। तो ए क्या काम करता है, सी से मिलता है और कहता है कि मैं रात में
अपने मालिक का घर है जो है उसका दरवाजा मैं खोल दूंगा और तुम आके आराम से चोरी कर लेना। तो यहाँ पे ए क्या काम कर रहा है, जो दरवाजा खोल रहा है प्रायर टू काम कर रहा है। प्रायर टू मतलब ऑफेंस होने के पहले जो मदद कर रहा है वो सी का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी ऑफेंस करने जा रहा है, ठीक, सी चोरी करने जा रहा है बी के घर, लेकिन ए क्या उसकी मदद कर रहा है, उसका दरवाजा खोल दे रहा है। तो चोरी करने से पहले की जो मदद होती है whoever prior to act मतलब पहले ऑफेंस कर रहा है। तो यहाँ पे ए किसके लिए लाइबल होगा, एड के लिए लाइबल होगा, इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब मान लीजिए एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट में कैसे लाइबल होगा कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है और सी है। बी क्या काम कर रहा है, सी को मार रहा है, ठीक, कायदे से दम मारे पीटे पड़ा है। ए क्या काम करता है, वहीं पे जाकर बी को चाकू दे देता है कि अरे नहीं हाथ पैर से मत मारो, ये लो चाकू, तुम चाकू से मारो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट ए बी की मदद कर रहा है, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, ए लाइबल होगा, किसमें लाइबल होगा, थर्ड, इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे भी एक्ट हो रहा है। एक्ट क्या हो रहा है कि जो बी है, बी सी को मार रहा है, लेकिन ए कह रहा है हाथ पैर से मत मारो, तुम चाकू से मारो, जल्दी मर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंशनली ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, ये एक्ट है, ठीक। यहाँ पे दो शब्द यूज है, एक एक्ट है और एक इलीगल ओमिशन है, समझ गए आप लोग। अब मान लीजिए इलीगल ओमिशन में क्या आएगा, इलीगल ओमिशन में मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक, ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक, इसकी ड्यूटी है, इसके कस्टडी में एक है एक्यूज्ड पर्सन सी, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है सी को खाना देना, ठीक। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो बी से मिल जाता है, बी सी को मारना चाहता है क्योंकि बी जो है इलविल रखता है अगेंस्ट सी। तो पुलिस बी सी को मारना चाहते हैं, तो बी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है कि आप सी को खाना मत दीजिएगा, खाना नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा कुछ दिन बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुलिस ऑफिसर खाना नहीं दे रहा है, तो खाना न देना क्या है, वो इलीगल ओमिशन है। क्यों, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी कि आप सी को खाना टाइम टाइम से दो, अगर आप नहीं दोगे तो ये एक इलीगल ओमिशन हो जाएगा। तो भले ही बी चाहता है सी मर जाए, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर ने जिसकी हेल्प किया है उसमें पुलिस ऑफिसर भी लायबल होगा इंटेंशनली एड के लिए, ठीक। अब आइए देखते हैं सेक्शन 46, दैट इज अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। चलिए अब हम लोग यहाँ तक पहले समझते हैं। सेक्शन 46 बताता है अबेटर, अबेटर कौन है, इसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 46 बताता है। तो अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, पर्सन कब कहा जाएगा कि वो ऑफेंस को अबेट कर रहा है, हु अबेट आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन एक्ट which would be an offense if committed by a person capable by law of committing offense while the same intention knowledge as that of abetter, ठीक है। ये क्या बताता है कि अबेटर कौन है, ठीक। अब आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1, द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट to an offense although the abetter may not himself be bounded to do that act। तो सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन भी क्या हो जाएगा, ये भी अबेटमेंट में आ जाएगा, भले आप उसके लिए बाउंड ना हो। चलिए अब हम लोग इसको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं, ठीक। ए है, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। यहाँ पे चलिए पुलिस ऑफिसर का हम लोग ले लेते हैं फिर से इलस्ट्रेशन। ए है और बी है, ठीक। ए क्या होता है, ए जाती है पुलिस ऑफिसर के पास कि मेरी आप FIR रजिस्टर कर लीजिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर नहीं करता। पुलिस ऑफिसर क्या है, पुलिस ऑफिसर यहाँ पे जो है वो बाउंड बाय लॉ है टू डू, ठीक ना, उसकी ड्यूटी है कि वो FIR रजिस्टर्ड करे, ठीक है। लेकिन बी क्या होता है, बी पुलिस ऑफिसर को कुछ घूस दे देता है, कुछ पैसा रुपया दे देता है और कहता है कि आप इसकी FIR दर्ज नहीं करोगे। पुलिस ऑफिसर क्या कहता है, क्या करता है कि वो उसकी FIR दर्ज नहीं करता, मार के भगा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बी भी लाइबल होगा, किसमें लाइबल होगा, एन अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट। इलीगल ओमिशन किसके द्वारा हो रहा है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो रहा है, ठीक। अबेटमेंट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन एक्ट में अमाउंट टू ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर में नॉट हिमसेल्फ बाउंडेड टू डू दैट एक्ट। ऑल्दो बी की ड्यूटी नहीं है कि आप FIR दर्ज करो, ये बी की ड्यूटी नहीं है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। लेकिन पुलिस ऑफिसर बी जो है वो पुलिस ऑफिसर को अबेट कर रहा है कि आप FIR दर्ज मत करिए, इसमें बी भी लाइबल होगा, ठीक है।
बी भी लाइबल होगा और पुलिस ऑफिसर भी लाइबल होगा। ठीक, समझ गए आप लोग? तो ये लोग किस में लाइबल होंगे? एक्सप्लेनेशन 1 में लाइबल होंगे। अब आइए इसका एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये तालाब है, ठीक, इस तालाब में एक लड़की डूब रही है, ठीक है। यहाँ पे जो बंदा बैठा है ए, इसकी ड्यूटी है कि तालाब में अगर कोई भी डूब रहा है तो आपको बचाना है, ए को बचाना है, ठीक। वहाँ से बी है, ठीक। अब ये लड़की डूब रही है, ए जाता है बचाने के लिए उसको, लेकिन बी क्या काम करता है? मना कर देता है, नहीं नहीं आप मत बचाओ, जबकि ए की ड्यूटी है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप नहीं बचाओ, एक इलीगल ओमिशन है, ठीक। क्या है? एक इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट है। ऑल्दो बी बाउंड नहीं था, बी हिमसेल्फ नॉट बाउंड, ठीक ना, बी बाउंड नहीं था लड़की को बचाने के लिए, लेकिन ए तो था ना बाउंड, ए तो बाउंड था और आप ए को रोक रहे हो, तो आप भी अबेटमेंट में आओगे, ठीक है। अब आइए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बताता है? टू constitute the offense of abatement, it is not necessary that act abated should committed। चलिए इस पहले एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है उसको पहले तो आप 2 पार्ट में बांट लीजिए। पहला पार्ट क्या बताता है? टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड कमिटेड। जरूरी नहीं है जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेट किया है वो ऑफेंस हो, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ठीक, हमने यहाँ पे ए को हमको ले लीजिए, ठीक ना, हमने बी को इंस्टिगेट किया कि तुम जाओ सी को मार के आओ, ठीक, लेकिन बी नहीं मारता, बी मना कर देता है, तो इसमें भले ही बी ने नहीं किया बट हम तो लाइबल हो गए ना, क्योंकि हमने तो बी को अबेट कर दिया है, तुम जाओ सी को आओ मार के आओ, तो इसमें बी ने मना कर दिया, लेकिन तब भी हम लाइबल होंगे। क्यों लाइबल होंगे? क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो ऑफेंस हो, हमने अपना काम कर दिया, हमने उसको अबेट कर दिया, हमने उसको मोटिवेट कर दिया कि तुम जाओ बी को तुम जाओ सी को मार के आओ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि भले बी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा सी को, बट आई विल बी लाइबल, ठीक है। अब आ जाइए और दैट द इफेक्ट ऑफ रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। अब यहाँ पे देखिए इफेक्ट वर्ड क्या यूज हो रहा है? इफेक्ट वर्ड यूज हो रहा है। अब मान के चलिए ए है, चलिए ए हम ही हो गए, ठीक। हमने बी को कहा कि तुम जाओ सी को मार के आओ, जान से मार देना उसको, ठीक है, लेकिन बी जाता है सी को जान से पूरा चाकू वाकू भोग के चला आता है। बाद में क्या होता है? सी रिकवर कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम ये डिफेंस नहीं ले सकते कि नहीं हमने तो उसको मारने के लिए कहा था लेकिन वो तो बच गया, ठीक। यहाँ पे ये नहीं होगा, आपने अपना अटेम्प्ट किया पूरा, आपने अबेट किया अपना, आपने उसको मारने की पूरी कोशिश की, बी ने सी को मारने की पूरी कोशिश की और हमने बी को भड़काया था कि जाके तुम जान से मार के आओ उसको, भले ही सी बच गया, ये सी की किस्मत है कि वो बच गया, वो सारे चोटों को रिकवर कर गया, ठीक है, ये सी की किस्मत है, लेकिन हमने तो अबेट कर दिया ना, तो हम लाइबल होंगे, ठीक। भले ही वो जो इफेक्ट हम चाह रहे थे, यहाँ जो वर्ड इफेक्ट यूज है, भले ही जो इफेक्ट हम चाह रहे थे कि नहीं उसको जान से मार देना चाहिए, वो कैसे बच गया, वो इफेक्ट हो या ना हो वो इररेलेवेंट है, हमने अबेट कर दिया और बी ने उसको मार दिया, दैट इज सफिशिएंट। इसी बेसिस पे हम दोनों लाइबल होंगे, ठीक है। हम डिफेंस नहीं ले सकते कि नहीं हमने तो उसको मारने के लिए कहा था, वो तो मरा ही नहीं, वो तो बच गया, तो काहे का ऑफेंस है, क्योंकि हमने तो अबेट कर दिया ना, ठीक। चलिए अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसके अबेटमेंट के और सेक्शन 46 के। एक एक्सप्लेनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ये भी मेंस में पूछा जाता है और मेंस में इसमें लीडिंग क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब चलिए इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं क्योंकि इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी। ए क्या करता है? इंस्टिगेट करता है, मतलब भड़काता है कि भाई बी, ठीक है, ए क्या कहता है भाई बी तुम जाके सी को मार के आ जाओ, ठीक। बी रिफ्यूज टू डू सो, बी मना कर देता है कि भाई मैं नहीं मारूंगा, तो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, भले ही बी ने मना कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है? टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड कमिटेड। ये क्या होगा? ये पहले इलस्ट्रेशन में आएगा। मान लीजिए ए है, उसने बी को तो भड़का दिया कि जाओ तुम मार के आओ, भले सी बी ने मना कर दिया, लेकिन तब भी ए किस लिए लाइबल होगा? अबेटिंग टू बी टू कमिट मर्डर, ठीक ना। ए की लाइबिलिटी यहाँ पूरी होगी, ए बच नहीं सकता, ठीक है ना, कि नहीं बी ने तो मना कर दिया था, अब तो काहे का फिर ऑफेंस, एक्ट तो कोई हुआ ही नहीं, भले ही कुछ ना हुआ, भले बी ने मना कर दिया हो, लेकिन
ए तब भी लाइबल होगा। ठीक है, अब आ जाइए बी में। बी, ठीक, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, बी है और डी है। ठीक ना, ए क्या काम करता है, बी को इंस्टिगेट करता है, भड़काता है कि तुम जाओ डी को मार दो। ठीक, बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेट स्टैब डी। ठीक ना, अब भाई बी भड़क जाते हैं, मान लीजिए हमने बी को भड़काया कि तुम जाओ डी को मार दो। अब हमारे भड़काने से बी जाते हैं डी को खूब सारे चाकू भोंक देते हैं, स्टैब कर देते हैं। ठीक है ना, स्टैब कर देते हैं, लेकिन डी क्या होता है, रिकवर कर जाता है। डी जो होता है वो बच जाता है, उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है फ्रॉम द वाउंड्स। तो ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। तब भी जो ए है, यहाँ पे जो मैं हूँ, जो ए है वो गिल्टी होगा इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, भले वहाँ पे मर्डर हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है ना, बी ने अपना एक्ट तो पूरा कर दिया, हमने उसको अबेट कर दिया, तब हम लायबिल होंगे अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए। भले ही डी ना मरा हो, डी बच गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन उसने इसको हमारे कहने से बी गया, डी को चाकू छुरी मारा, इसमें क्या होगा, हम लायबिल होंगे। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। एक्सप्लेनेशन 3। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेट शुड बी कैपेबल बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, पहला तो ये देख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि हम जिसको अबेट कर रहे हैं वो लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में वो कैपेबल हो ऑफेंस करने के लिए। ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक 6 साल का बच्चा है, तो 6 साल का बच्चा क्या कानून की नज़र में वो कैपेबल है ऑफेंस करने के लिए? क्या वो कोई एक्ट करेगा तो ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसको डिफेंस मिलेगा, वो डोली इन कैपेक्स में आ रहा है। ठीक, अगर 7 साल के बिलो, 7 साल या 7 साल के नीचे का कोई भी बच्चा अगर कोई भी एक्ट करता है तो वो ऑफेंस में नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से मान लीजिए हम 6 साल के बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जाओ तुम बी को मार के आओ। ठीक, यहाँ तक ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस। अगर हम 6 साल के बच्चों को करेंगे कि नहीं जाओ तुम बी के मार के आओ, अगर 6 साल का बच्चा जाके बी को मार के आ रहा है तो 6 साल का बच्चा लायबल नहीं होगा, लेकिन हम लायबल होंगे अबेटमेंट के लिए। ठीक, पहला पार्ट ये कह रहे हैं। और दैट he should have the same guilty intention or knowledge as that of abetter। ठीक, और guilty intention और any guilty intention or knowledge। ठीक है, तो पहला जो पार्ट ये बताता है वो ये बताता है कि मान लीजिए मैं अगर किसी 6 साल के बच्चों को, ये जो 6 साल का बच्चा है, इंस्टिगेट कर रही हूँ कि जाओ तुम जो सी है, ठीक, सी के खाने में तुम जहर मिला दो। अब क्या काम करता है, 6 साल का बच्चा जाता है सी के खाने में जहर मिला देता है, तो क्या यहाँ सी कैपेबल है ऑफेंस करने के लिए? नहीं है। ठीक है ना, तो लेकिन हम इससे नहीं बच पाएंगे, हम तब भी लायबल होंगे, अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए हम लायबल होंगे। ठीक, अब या फिर मान लीजिए तो इसका दूसरा पार्ट बताता है दैट ही शुड हैव सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है, मान के चलिए ए है, बी है, सी है। ठीक है ना, ए का क्या है, एक इल विल है टुवर्ड सी। ठीक, क्या होता है, ए क्या काम करता है, सी की कॉपी चुरा लाता है। ठीक, मान लीजिए ए जो होता है वो सी की कॉपी चुरा लेता है। सी क्या होता है, जो ए कॉपी चुरा के लेके गया होता है वो अपनी कॉपी वापस ले आता है, बट लेकिन ए यहाँ पे शांत नहीं रहता, उसके अंदर बदले की भावना रहती है, तो वो बी को क्या करता है, इंस्टिगेट करता है। बी को इंस्टिगेट करता है कि सी ने मेरी कॉपी चुरा लिया है, अब तुम जाओ उसको लेके आओ। बी इन अ गुड फेथ, ठीक है, इन अ गुड फेथ वो सी के पास जाता है और ये सोच के कि वो ए की कॉपी है वो उसको उठा लेता है। तो यहाँ पे दोनों के इंटेंशंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो बी का इंटेंशन है वो गुड फेथ में है, वो ये सोच के कॉपी लाता है कि जो सी के पास कॉपी है वो ए की है, सी ने ए की कॉपी चुरा लिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो बी का इंटेंशन है वो गुड फेथ है, लेकिन ए का क्या है, वो इल विल में है, वो खुद ही चोर है, वो खुद ही सी की कॉपी चुरा लिया था। तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए अगर बी जो है अगर वो सी की कॉपी ले भी आता है, ठीक है ना, सी की कॉपी ले भी जाता है, तब भी जो ए है तब भी हम लायबल होंगे। ठीक, तब भी हम लायबल होंगे, क्योंकि इसमें देखिए ही शुड हैव, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट
ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। यहाँ पे बी की कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है, ठीक है ना ही बी के पास कोई नॉलेज है, लेकिन तब भी हम लाइबल होंगे क्योंकि हमने बी को गलत काम करने के लिए इंस्टिगेट किया, हमने बी को गलत काम करने के लिए मोटिवेट किया, इस बिहाफ पे हमारी लाइबिलिटी रहेगी। ठीक, अब मान ली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 6 साल का बच्चा है, ठीक, ए सी है, ठीक ना। हमने 6 साल के बच्चे को कहा कि तुम जाओ सी को गोली मार दो, ठीक। तो क्या काम करता है, जो 6 साल का बच्चा है, ये जो 6 साल का बच्चा है ये जाता है सी को गोली मार देता है। तो क्या यहाँ पे जो 6 साल का बच्चा है ये मेंस्ट्रुआ फॉर्म कर सकता है? क्या इसका गिल्टी इंटेंशन हो सकता है? तो इसका 6 साल का बच्चा वो गिल्टी इंटेंशन तो फॉर्म नहीं कर सकता, वो मेंस्ट्रुआ तो फॉर्म नहीं कर सकता। तो क्या मेरा इंटेंशन और जो 6 साल का बच्चे का इंटेंशन है वो सेम है? तो द आंसर इज नो, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो इल विल है, मैं तो सी को मारना चाह रही हूँ। मोहरा मैंने किसको बनाया? मैंने जिसको मोहरा बनाया वो 6 साल के बच्चे को बनाया। तो यहाँ पे 6 साल का बच्चा का कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है, ना ही कोई नॉलेज है, लेकिन तब भी मैं लाइबल होंगी, ठीक, अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए तब भी मैं लाइबल होंगी। तो एक्सप्लेनेशन 3 यही कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन को आप अबेट कर रहे हो वो कैपेबल हो ऑफेंस करने के लिए, या फिर उसका सेम इंटेंशन या फिर सेम नॉलेज हो ऑफेंस करने के लिए। अगर वो नहीं भी कैपेबल है तब भी आप लाइबल रहोगे अबेटमेंट के लिए, ठीक। ये कहता है एक्सप्लेनेशन 3। अब चलिए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए विद गिल्टी इंटेंशन, देखिए सबसे पहले बता दी कि ए का क्या है, गिल्टी इंटेंशन है, ठीक। अबिट्स अ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। तो ए क्या काम करता है, भाई इनकी गिल्टी इंटेंशन है, तो ये क्या काम करते हैं, किसी बच्चे को या फिर किसी पागल इंसान को अबिट करते हैं कि नहीं ठीक है तुम जाओ ये ऑफेंस करके आओ, ठीक। इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस, मान लीजिए यहाँ तो 6 साल का बच्चा है या फिर पागल इंसान है, तो अगर कोई भी एक्ट अगर पागल इंसान करता है तो वो जनरली ऑफेंस नहीं होता है, वो ऑफेंस नहीं होता, उसको जनरल एक्सेप्शन में रखा गया है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति करता तब तो वो ऑफेंस होता ना। एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, हियर ए व्हाटएवर whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग एक इजी वे में समझते हैं। ए है, ठीक, ए पी फॉर पागल, ठीक। ए जो पागल इंसान है उसको अबेट करता है कि जाओ तुम डी को ईंटा मार दो, ठीक, उसने ये अबेटमेंट किया, या फिर डी को तुम जान से मार दो, ये गोली लो। ये ए क्या काम करता है, पागल इंसान को कहता है ये लो बंदूक, जाओ डी को जान से मार दो, ठीक। अब चूंकि ये तो ठहरा पागल, इसको तो कुछ समझ है नहीं कि वो कैसा एक्ट कर रहा है, कि वो लॉफुल एक्ट है कि कॉन्ट्रेरी टू द लॉ कि कैसा है, ठीक है। अब पी क्या है, वो पागल है, उसका दिमाग है नहीं, वो क्या काम करता है, इसे बंदूक लेके जाता है डी को गोली मार देता है, ठीक। ऐसे सिचुएशन में भी ए लाइबल होगा, किसके लाइबल होगा, अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए जो पी है उसने जो एक्ट किया वो ऑफेंस तो है नहीं, क्योंकि पी तो एक पागल इंसान है। जो अबेटमेंट होता है वो किसी ऑफेंस के लिए होता है। अबेटमेंट क्या होता है, किसी ऑफेंस के लिए होता है कि नहीं ठीक है आपने किसी ऑफेंस के लिए अबेटमेंट कर दिया तो आप लाइबल हो गए, आपने कोई ऑफेंस करने के लिए भड़काया तो आप लाइबल हो गए। बट यहाँ पे जो पी कोई अगर डी को मार रहा है, चूंकि पी अनसाउंड है, वो पागल इंसान है, पी डी को मार रहा है तो वो कोई ऑफेंस तो है नहीं, पी को तो डिफेंस मिला है। लेकिन तब भी अगर हम किसी अनसाउंड पर्सन, किसी बच्चे को मोहरा बना के, ठीक, मोहरा बना के किसी से हम ऑफेंस करवा रहे हैं, तब भी हम उतनी ही लाइबल होंगे। हमारे लाइबिलिटी में कोई भी अंतर नहीं आएगी, 1% का हमको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लाइबल है तो हम रहेंगे, ठीक। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन बी में। इलस्ट्रेशन बी क्या कह रहा है, ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डर जेड, ठीक है। यहाँ पे भी ए का क्या इंटेंशन है, जेड को मारना, ठीक। इंस्टिगेट बी अ चाइल्ड अंडर 7 years of age to do an act which cause जेड डेथ। एक बी है, ए क्या काम करता है, उसका इंटेंशन है जेड को मारने के लिए, तो वो बी को इंस्टिगेट करता है कि भाई तुम जाओ जेड को निपटा दो। यहाँ पे बच्चा जो है वो 7 साल के नीचे है, बच्चा जो है वो डोली इनकैपेक्स है। तो जनरली कोई एक्ट अगर डोली इनकैपेक्स के द्वारा किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है। बी इन कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट अबेटमेंट डज द एक्ट इन एब्सेंस ऑफ ए देयर बाय कॉज जेड डेथ, ठीक ना। हियर दो बी वाज नॉट कैपेबल बाय लॉ of committing an offence, A is liable to be punished in the same manner as if B has capable by law to committing an offence and he has committed murder and he therefore subject to punishment of death, ठीक। अब चलिए इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं, इजी वे में समझते हैं, ठीक। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक, ये 7 साल का बच्चा है,
यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ए है, ए क्या काम करता है, 7 साल के बच्चे को मोटिवेट करता है कि तुम जाओ, जो जेड है, जेड को तुम मार दो, ठीक, गोली से उड़ा दो। तो जनरली अगर कोई, नॉर्मली क्या होता है, अगर 12 साल से ऊपर का कोई भी इंसान होता, 15 साल का होता, 20 साल का होता, 25 साल का होता, अगर जेड को गोली मारता तो वो ऑफेंस होता, ठीक है। लेकिन जो एक्ट, जो 7 साल के बच्चे का जो एक्ट है वो ऑफेंस में तो आएगा नहीं। लेकिन तब भी अगर 7 साल के बच्चे ने उसको गोली मार भी दिया, उसको निपटा भी दिया, तो वो इररेलेवेंट रहेगा कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई हम लाइबल रहेंगे, हम लाइबल वैसे ही रहेंगे जैसे हमने एक नॉर्मल व्यक्ति को भड़काया है गोली मारने के लिए, ठीक। ए इज लाइबल टू बी पनिश्ड इन द सेम मैनर, ठीक ना, उसी तरीके से, सेम मैनर एज इफ बी हैज बीन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैज कमिटेड मर्डर एंड ही इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू पनिशमेंट ऑफ डेथ, ठीक है। तो पहले इलस्ट्रेशन में क्या है कि मान लो किसी आप अनसाउंड माइंड को भड़का रहे हो या फिर किसी भी बच्चे को भड़का रहे हो, तब भी आप लाइबल होंगे। दूसरे वाले में आप किसी बच्चे को भड़का रहे हो, तब भी आप लाइबल होंगे, मर्डर हो गया तो, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा इलस्ट्रेशन। इसके इलस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मेंस में क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम लोग इसका एक भी इलस्ट्रेशन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सब पढ़ना है इसमें। ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस कौन सा हाउस होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक। तो ए भाई क्या काम करते हैं, बी को कहते हैं कि जाओ तुम घर में आग लगा दो, ठीक। बी इन कंसिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बी का क्या होता है, माथा ढीला रहता है, वो समझ नहीं पाता कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए ए के बहकावे में आके बी क्या काम करता है, घर में आग लगा देता है। बीइंग इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। बी, चूंकि जो बी है वो क्या है, वो तो अनसाउंड माइंड है, ए है, बी है और ये आग है, ठीक, ये घर है, ठीक ना। बी क्या होता है, बी तो अनसाउंड माइंड है, उसको तो समझ में आ नहीं रहा है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो इलीगल है कि रॉन्ग है कि कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो ए के, जो ए है ये बी को भड़का रहा है और बी क्या काम करता है, आग लगा देता है। सेट फायर टू द हाउस इन कंसिक्वेंसेज ऑफ ए इंस्टिगेशन, ठीक। बी हैज कमिटेड नो ऑफेंस, भाई बी यहाँ पे लाइबल नहीं होगा, बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, बट A is guilty of abetting of offense of setting fire in a dwelling house and he is liable to the punishment provided for that offense. लेकिन B ने तो भाई कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो पागल है, इसको तो डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन A है वो लाइबल होगा, वो लाइबल होगा किसके लिए, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर इन अ ड्वेलिंग हाउस। भाई आप किसी के घर में आग लगा दो तो आप उसके लिए लाइबल तो होगे ना, भले आपने पागल इंसान को बहलाया फुसलाया कि नहीं ठीक है जाओ तुम तो करोगे, हम अगर कोई और करता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा, तुम करोगे तो वो ऑफेंस तो होगा नहीं क्योंकि तुम तो पागल हो, तो तुम ही जाओ घर में आग लगा दो। वो भाई बंदा जाता है पागल इंसान घर में आग लगा देता है। तो ऐसे सिचुएशन में भले ही जो पागल इंसान है उसने कोई जो एक्ट किया वो ऑफेंस ना हो, लेकिन तब भी हम वैसे ही लाइबल होंगे, ठीक है। सी कहता है, अब डी क्या कहता है, ए इंटेंटिंग टू कॉज अ थेफ्ट to be committed, instigate B to take property belonging to Z out of Z possession. A induce B to believe that the property belongs to A. B takes the property out of Z possession in good faith believe. चलिए अब इसको हम लोग easy language में समझते हैं, ये जो इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। तो A क्या करता है, ये चोरी के इंटेंशन से B को क्या कहता है कि जो Z प्रॉपर्टी ले गया है वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक, ऐसे समझिए। A है, B है, A, B, Z, ठीक, सॉरी। A इंटेंटिंग टू कॉज थेफ्ट टू बी कमिटेड, A का क्या इंटेंशन है, वो चाहता है चोरी हो, ठीक है। इंस्टिगेट B टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू Z आउट ऑफ Z पोजेशन, वो क्या काम करता है, B को इंस्टिगेट करता है, B को मोटिवेट करता है, भड़काता है कि जाओ भाई Z के यहाँ जो पोजेशन से प्रॉपर्टी उसको तुम बाहर ले आओ। A इंड्यूसेस B टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू A, लेकिन ए क्या काम करता है, ये तो कहता है बी को कि आप जो प्रॉपर्टी है, जो जेड के पोजीशन में प्रॉपर्टी है वो बी उसको ले जाए, लेकिन उसको साथ ही साथ उसको भरोसा दिलाता है कि जो आप जेड से प्रॉपर्टी लेके आ रहे हो वो मेरी ही है। ए बी को कहता है कि जो तुम प्रॉपर्टी जेड के पोजीशन से लेके आओगे, जो तुम मेरी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे मैं हूँ, बी जो है वो बंदा है और जेड है, मैं बी से कहती हूँ कि तुम जाओ जेड के पास जो सामान है वो उठा लाओ, क्योंकि जो जेड के पास सामान है वो मेरा ही है। मैं बी कोई बात भरोसा करती हूँ, भरोसा दिलाती हूँ। ए इंड्यूस बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, ठीक।
बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड पोजीशन। अब मेरे बहलाने फुसलाने में बी क्या काम करता है, वो प्रॉपर्टी जेड से ले आता है, मुझे दे देता है, ठीक, इन गुड फेथ। भाई जो बी, मेरा इंटेंशन इल विल है ना, बट बी का इंटेंशन तो गुड फेथ है ना, उसको तो यही पता है ना कि जो प्रॉपर्टी वो लेने जा रहा है वो मेरी ही है, इन अ गुड फेथ, बिलीविंग इट्स टू बी एज प्रॉपर्टी, ठीक ना। बी एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन, ठीक ना, बी का क्या है, वो मिसकंसेप्शन में एक्ट कर रहा है और डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली एंड देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट। तो भाई इसमें क्या है कि बी का जो है, मैंने बी को भड़काया कि तुम जाओ जेड से प्रॉपर्टी ले आओ, और मैं उसको बी को ये भरोसा देती हूँ कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरी ही है, जेड के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी ही है, और जेड बी क्या काम करता है, वो जो प्रॉपर्टी है वो ला के मुझे दे देता है। बी ने यहाँ पे जो एक्ट किया है वो गुड फेथ में है, क्यों, क्योंकि उसके पास मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, मैंने उसको इस बात का भरोसा दिलाया है कि जो प्रॉपर्टी जेड के पास है वो मेरी ही है, ठीक, तो तुम मेरी प्रॉपर्टी ला के दे दो। ऐसा सिचुएशन में जो बी है वो लाइबल नहीं होगा, लेकिन जो ए है यहाँ पे, ठीक है, बट ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट, जो मैं या फिर जो ए होगा वो अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट के लिए लाइबल होगा, ठीक है, एंड लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज इफ बी हैज कमिटेड द थेफ्ट, और मुझे भी वही सेम पनिशमेंट मिलेगी जो कि बी को मिलती है अगर बी थेफ्ट करता, ठीक है। अब आइए एक्सप्लेनेशन 4 में। एक्सप्लेनेशन 4 क्या बताता है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ सच अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस, ठीक। अब मान के चलिए, इसका पहले इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बहुत लंबा चौड़ा चेन बन गया है कि ए, ठीक है, इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी अकॉर्डिंगली, जो बी है, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। अब क्या करता है, ए कहता है बी से कि तुम सी से कहो कि सी जाके डी का मर्डर कर दे। अब ए के बहकावे में आके बी क्या कहता है, भाई सी तुम जाओ डी का मर्डर कर दो, ठीक है। अब सी मर्डर जेड एंड सी कमिट द ऑफेंस इन कंसिक्वेंसेस ऑफ बी इंस्टिगेशन, बी इज लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर एंड एज ए इंस्टिगेटेड बी, मतलब बी तो लाइबल हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि ए क्या काम करता है, बी को भड़काता है, बी सी को भड़काता है, सी जाके मर्डर कर देता है डी का, तो बी तो लाइबल होगा कि अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए, लेकिन ए इंस्टिगेटेड बी, यहाँ पे बी को भड़काने वाला भी तो कोई है, ए है, ठीक ना। तो ए इंस्टिगेटेड बी टू कमिट एन ऑफेंस एंड ए इज ऑल्सो लाइबल फॉर द सेम पनिशमेंट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी को भड़का रहा है कि तुम जाओ सी से कह दो सी डी को मार दे, बी क्या कह रहा है, सी को भड़का रहा है कि सी जाओ डी को मार दो। अब सी क्या काम किए, ये डी को निपटा दिए, ठीक। तो यहाँ पे बी किस लिए लाइबल होगा, अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए, लेकिन ए बचेगा नहीं, ए भी उसी के लिए लाइबल होगा क्योंकि अबेटमेंट ए ने भी किया है, ठीक। सो अबेटमेंट, देखिए अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, अबेटमेंट हो रहा है, अबेटमेंट बी किसको अबेट कर रहा है, सी को, किस लिए कि आप ऑफेंस करो, ठीक। बी क्या कर रहा है, अबेट कर रहा है सी को, ठीक है ना। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, ठीक है, कि किसी ऑफेंस का, किसी भी ऑफेंस का अगर आप अबेटमेंट कर रहे हो तो वो तो ऑफेंस है ही है, प्लस द अबेटमेंट ऑफ सच अबेटमेंट। लेकिन अगर आपको कोई ये काम अबेट करने के लिए भी कोई भड़का रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी को भी भड़काने वाला कौन है, ए है, तो अगर आप अबेटमेंट ऑफ सच अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, तो ये भी एक ऑफेंस है कि अगर आप भड़का रहे हो कि नहीं ठीक है तुम जाओ सी को भड़काओ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ बी से कि तुम एक काम करो, बी जो है वो सी को भड़का दे, और मैं बी से कहती हूँ, मैं बी को भड़काती हूँ कि तुम एक काम करो, सी से कहो सी जाके डी की मर्डर कर दे, ठीक। सी भाई एक्ट कर देते हैं, तो इसमें बी तो लाइबल होगा, साथ में मैं भी लाइबल हूँ, मैं बच नहीं सकती, कह रहे मैंने तो बी से एवं ही कहा था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो बी ने इंस्टिगेट किया है, वो बी ने अबेट किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने बी को भड़काया ना कहीं से तो आया ना, तो आई विल बी ऑल्सो लाइबल। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन 5 में, ठीक। इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ एन अबेटमेंट by conspiracy that abetter should consult the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engage in the conspiracy in persuasion of which the offense is committed, ठीक है। अब चलिए इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ट्रिकी है, ठीक। मान लीजिए कुछ कैरेक्टर्स हम लोग ले लेते हैं, राम, श्याम, रमेश और सुरेश, ठीक।
ये कैरेक्टर है राम, श्याम, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है, राम हो गया, ठीक ना, ये राम हो गया, ठीक, ये श्याम हो गया, ये श्याम हो गया, ये यश हो गया, ठीक, आप मान के चलिए राम हो गया, यश हो गया, ठीक ना। राम क्या कहता है, राम और श्याम ये दोनों मिलके कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक, राम और श्याम क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक ना। क्या हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रहा है बिटवीन राम एंड श्याम में कि चलो हम जेड की हत्या करते हैं। हमको क्या, ये दोनों क्या कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि हम जेड की हत्या करते हैं, ठीक। लेकिन ये जो यश है, जो यश है उसको ये राम नहीं जानता है, लेकिन उसको श्याम अच्छे से जानता है। तो श्याम क्या काम करता है, यश से कहता है कि यश तुम जाओ और जेड की मर्डर कर दो, जेड का हत्या कर दो। यश क्या काम करता है, राम और यश में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, राम और यश में कोई कांटेक्ट नहीं है। यश किसको जानता है, श्याम को जानता है, ठीक। राम और श्याम क्या दोनों कॉन्स्पिरेसी की है कि हमको जेड को मारना है। तो श्याम क्या कहता है, यश जो है उसको सुपारी दे देता है, कहता है ठीक है जाओ भाई तुम जेड को मार के आ जाओ। यश यहाँ पे जाते हैं, जेड को निपटा देते हैं। अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है, इन लोगों में कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिटेड। भाई यहाँ पे ऑफेंस हो गया, यश ने जेड को मार दिया, ठीक ना, लेकिन इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी एंड परसुएशन ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। ये दोनों में, अब देखिए यहाँ पे जो राम है वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो यश को जानता ही नहीं हूँ, मेरी तो यश से बातचीत ही नहीं होती, वो तो श्याम है जो यश को जानता है। तो यहाँ पे राम ये नहीं कह सकता, ठीक ना, ये दोनों कॉन्स्पिरेसी में थे, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। आप दोनों की कॉन्स्पिरेसी थी, भले आप दोनों में से कोई एक जानता हो, आप ना जानो, राम या नहीं जाना, श्याम तो जान रहे ना यश को, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस, ठीक। अबेटर जो यहाँ पे है, जो राम है, ठीक है ना, वो सीधे सीधे यश को जानता हो या फिर सीधे सीधे डायरेक्ट बात करता हो, ये जरूरी नहीं है विद द पर्सन हु कमिट एन ऑफेंस, ठीक है ना। इट इज सफिशिएंट, इतना बहुत है, ये सफिशिएंट है भाई, तुम इंगेज हो ना, तुम कॉन्स्पिरेसी में हो ना, राम और श्याम दोनों कॉन्स्पिरेसी में ना, बट दैट इज सफिशिएंट। जरूरी नहीं है कि तुम जो राम है वो सीधे यश से बात करे कि जाओ तुम जेड को निपटा दो, नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट। आप कॉन्स्पिरेसी में हो, आप लोग की मिली भगत थी, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था, सब कुछ था, ठीक है ना, तो आपने वाई को मोटिवेट किया, यश को मोटिवेट किया कि जाओ तुम जेड को मार दो, अब वो जेड को मार देता है, ऑफेंस हुआ, तो उसके लिए दोनों लायबल होंगे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो यश को जानता ही नहीं, राम तो बिल्कुल ये नहीं कह सकता, ठीक। तो ये एक्सप्लेनेशन 5 यही कहता है कि अगर कहीं कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, ठीक ना, अगर कॉन्स्पिरेसी से अगर वो ऑफेंस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है सब कोई उस बंदा को जाने जो ऑफेंस कर रहा हो, ठीक ना, ज़रूरी नहीं है कि राम और श्याम दोनों यश को जाने, ठीक ना, श्याम जान रहा है यश को और यश ने ऑफेंस कमिट कर दिया, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी था, ठीक। अब आइए देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन, ठीक। ए कंसर्न विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, ए है और बी है, इन दोनों की मिली भगत रहती कि जेड को जहर देना है, ठीक। इट इज एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन। अब भाई इन लोगों में ये मिली भगत होगी ए और बी में कि भाई जेड को जहर देना है, ठीक। ए क्या काम करता है, वो जहर लाता है, जेड को दे देता है। देन बी एक्सप्लेन द प्लान टू सी mention that third person is to administer the poison but without mentioning a name. C agreed to procure the poison. ठीक है, चलिए इसका हम लोग सिंपल वे में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए A है और ये B है, ठीक। इन दोनों का प्लान है Z को मारने का, ठीक। ये दोनों जाते हैं मार्केट से जहर लेके चले आते हैं, लेकिन ये दोनों खुद जहर नहीं देते हैं, ठीक। ये दोनों क्या काम करते हैं, जो B है, ठीक ना, B बिना बताए, A का नाम बिना मेंशन किए वो D से कहता है कि डी तुम जेड को जहर दे देना, ठीक, बिना ए का नाम बताए, ठीक। यहाँ पे ये दोनों क्या है, कॉन्स्पिरेसी दोनों के बीच में। ऑल्दो बी ने ए का नाम रिवील नहीं किया है डी के सामने, लेकिन फिर भी ये दोनों लायबल होंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉन्स्पिरेसी है। समझ गए आप लोग। भले ही ए डी को ना जानता हो कि ए कौन है डी कौन है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, लेकिन तब भी दोनों लायबल होंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन ये कहता है। अब आइए सेक्शन 47, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी ऑफेंस
कोई हम इंडिया में बैठ के बाहर के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं, या फिर बाहर से बैठ के कोई भी ऑफेंस बाहर से बैठ के अगर हम इंडिया में इंस्टिगेट करें तो उसके लिए क्या लायबिलिटी होगी, ये सेक्शन 47 और 48 बताते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।